चले, ये सीआर भी उसके नीचे ही है। तो इसमें मैं देखूं तो क्वेश्चन है नंबर 1, कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक तो क्वेश्चन में उसने कहा एक्सपेक्टेड एनपीवी बताओ, ठीक है, ये 10 नंबरों की है। और फिर 2 मार्क्स उसने सेपरेट रखे हुए हैं किस चीज के ऊपर, उसने कहा कमेंट ऑन दी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी, कि मुझे उसकी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी पता, ठीक है। अच्छा, यहां पे मार्क्स में मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है, क्योंकि लिखा हुआ है डिस्कस 4 टेक्निक्स। कितनी टेक्निक्स बतानी है हमें? 4। तो ये असल में होगा 8 मार्क्स का। ये मुझे लगता है कि मिस्टेक हो गई है मुझसे, क्योंकि आपके 12 मार्क्स ये बन गए हैं, तो पार्ट भी वैसे भी 8 मार्क्स का होना चाहिए था। तो 4 टेक्निक्स बतानी है, क्या? डीलिंग विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की। तो इसका मतलब है एक एनपीवी का सवाल है और फिर 8 मार्क्स होते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की टेक्निक। तो यहां पर आप नोटिस करो कि 10 मार्क्स जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और जो कमेंट करना है और फिर जो आगे उससे डिस्कशन मांगी हुई है, ये भी मिला के 10 मार्क्स। तो ये 50-50 क्वेश्चन है, यानी 50% न्यूमेरिकल मार्क्स और 50% ही थ्योरेटिकल। ठीक है। तो अब हमें ये आइडिया है कि एक तो उसने, और दूसरा उसने एक्सपेक्टेड एनपीवी मांगी है, तो शायद कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह का डेटा भी लिखा हो, कुछ प्रोबेबिलिटीज वगैरह भी बताई हो उसने। ठीक है। तो करते ये हैं कि हम इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और डेटा रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें पहली बात ये कहता है कि गाल कंपनी इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर कार बैटरीज। Its latest project is a new battery called G Power XL, which is a variation on an existing battery but use less harmful material in its construction. Due to the technological advances, the GP project is expected to have a life of only 4 years. तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट की लाइफ पता लगी कि वो कितनी है जी, 4 ईयर की। अच्छा, आगे क्या है कि सेल फॉर द फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 यूनिट। पहले साल के उसने यूनिट बता दिए कितने, 10,000 के हैं। बट द रिमेनिंग 3 ईयर आर मोर अनसर्टेन ड्यू टू रिस्क ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपटीटर। लेकिन आगे क्या है, रिस्क है। अच्छा, वो कितनी हो सकती है? तो उसने कहा कि सेल वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट एट 10,000 यूनिट्स पर ईयर 3 सालों तक। लेकिन उसने कहा कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये 5,000 पर आ जाए फॉर ईयर 2, 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 यूनिट पे ईयर 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 70%। क्योंकि उसने कहा 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये फॉल करते हैं, तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि ये फॉल ना करे। अच्छा, यहां पे आगे कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो करंट प्राइस सम में वो $70 पर यूनिट की है, और उसने कहा कि सेलिंग प्राइस पे इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% पर ईयर की है। इसी तरह से क्वेश्चन उसने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और उसकी इन्फ्लेशन प्रोवाइड कर दी, जबकि फिक्स कॉस्ट उसने कहा कांस्टेंट है 10,000 पर ईयर पे, उस पर कोई इन्फ्लेशन नहीं है। इसके अलावा उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है $500,000 का है। इस पे उसने कहा है कि टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन 25% है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, और इसकी जीरो रेजिडुअल वैल्यू है। वर्किंग कैपिटल उसने कहा 8,000 है, और ये उसने कहा है कि इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन होगी वो हर साल 3% पर ईयर होगी। फिर ये भी उसने कहा है कि ये एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये सारा का सारा यानी ईयर 4 में ये रिलीज भी हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन में उसने कहा कि 20% है।
और उसने कहा टैक्स की जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ ईयर इट रिलेट्स, यानी कि सेम ईयर टैक्स। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि प्रॉफिटेबल है और अनयूज टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन उसके आराम से रिलीफ मिल जाएगा। और गेल कंपनी को उसने ये कहा है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कितना है, 13%। तो ये उसने हमें सिनेरियो दिया था। अब सिनेरियो के अंदर अगर मैं नोटिस करूं तो रिस्क से रेलिवेंट कोई खास बात नहीं की है। हाँ, क्योंकि बी रिक्वायरमेंट रिस्क से एसोसिएटेड है ना, तो रिस्क से रेलिवेंट कोई खास बात नहीं है, सिवाय अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस होता है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, तभी उसने कहा लाइफ भी इसकी 4 साल है। दूसरा, इसमें कंपैटिटर आ रहे हैं, तो एक उसने प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का उसने बस जिक्र किया, बाकी तो खास बात नहीं है, बाकी को खास रिस्क से एसोसिएटेड बात नहीं है। अब क्योंकि रिस्क से एसोसिएटेड को खास बात नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, रिक्वायरमेंट बी के अंदर अब अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है कि मैं आंसर लिखते हुए उसको सिनेरियो के साथ भी रिलेट करूं, तो ये बिल्कुल जनरल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने सिनेरियो पढ़ा, डेटा एक्सट्रैक्ट किया। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। अच्छा, एक और बात मैं नोटिस कर रहा हूं इस सवाल में, वो ये कि यहां पे आप देखो कि जो डेटा सारा का सारा दिया हुआ है वो पैराग्राफ्स में दिया हुआ है। तो ये भी आप एक ट्रेंड में जरा चेंज देखें, क्योंकि पहले अक्सर वो क्या करता था कि कुछ डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में देता, लेकिन इस दफा उसने ऐसा नहीं किया, है ना। तो यहां पे सारा का सारा डेटा आप देखो कि पैराग्राफ की शेप में, ऐसे ही है ना। सर ये सिनेरियो में हम सिमुलेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू तो कर सकते हैं ना डिटेल उसके साथ। नहीं, सिमुलेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कर सकते हैं, सिमुलेशन को कैसे करेंगे। फिर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अगर नहीं, हम डिलीट करना टेक्नोलॉजी चाहें तो। देखो, सिमुलेशन अपने आप में एक मेथड, एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं। जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, उसके ऊपर सिमुलेशन थोड़ी ना होगी, या हो तो सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो आप पॉइंट उठा रहे हो वो प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्निक की टेक्नोलॉजी की नहीं। जी बात सर समझिए ठीक। आप, जी जी सर। है? तो ये ऐसा नहीं होगा। तो चलें, अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो आंसर के लिए मैं गूगल शीट के ऊपर कर रहा हूँ, बाद में मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे शीट के नीचे लिख लेता हूं मैं, ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 1। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है, सर ये क्लास कब तक अपलोड हो जाएगी कैंपस साइट पे? ये शायद अपलोड हो ही ना कैंपस इनसाइट पे। ठीक है, तो ये जो सोच रहे हो ठीक है ना मैं सर। रिवीजन रिकॉर्डिंग ले लूँ, जिसका मिस हुआ वो मिस हो गया। ओके सर। ठीक है, ओके। ये मेरा में बताया भी था। हम्म। तो पहले ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, 4 साल है, क्योंकि टैक्स एरियर में नहीं है तो यहाँ पे 4 साल तक ही रहेगा। ठीक है, और पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें हम डेटा लिखेंगे। तो यूनिट्स हम क्योंकि यूजली कैलकुलेशन 1000 में करते हैं, तो यूनिट्स को मैं 1000 में लिखूंगा। तो ईयर 1 में तो उसने कहा 10 ही होंगे, लेकिन 2, 3 और 4 में कितने होंगे, तो वो उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू दी, वो अब क्या दिया हुआ है, तो उसने कहा कि 10,000 होने के चांसेस हैं कितने, 70%, प्लस फॉल करके 5,000 हो सकते हैं, उसके चांसेस कितने हैं, 30%। तो क्या करूंगा मैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स ले लूंगा। सर जी जी।
हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले एक दफ़ा एनपीवी निकालें 10,000 यूनिट्स पे, और फिर एक दफ़ा एनपीवी निकालें 5,000 यूनिट्स को रख के, फिर उसको हम उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह अली, बहुत टाइम है ना। अगर तो आपको पेपर में आते ही सिर्फ यही एक सवाल है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का और पेपर नहीं आता। नहीं सर, वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब कि आंसर सही आएगा। आंसर तो ठीक ही आएगा, लेकिन खुदा का खौफ कर, एक यूनिट्स के अंदर अगर आपकी एक्सपेक्टेड आप यूनिट्स निकाल लेते हो, बाकी कैलकुलेशन में अगर नहीं है फर्क, तो आपको दो दो दफा कैलकुलेशन क्यों करनी है? सर कॉपी पेस्ट। नहीं, कॉपी पेस्ट के बावजूद बहुत लेंथी है ना मेरी जान। ये 50%, 70%, 30% तो करना ही करना है। ओके सर। ठीक है, फिर टैक्स सेविंग, डेप्रिसिएशन, पता नहीं क्या क्या वर्किंग है। ओके सर। तो ऐसे नहीं करना। फिर दूसरा ये कि आपकी प्रेजेंटेशन भी वीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट का मार्क तो 1 है, मार्किंग के लिहाज से भी तो देखो आप। ठीक। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आपने। तो ये कितने होंगे? ओके ये सर। 8.5 यानी 8500 आएंगे। अब ईयर 3 और 4 में ये सेम ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने यूनिट लिख लिए। अच्छा, और अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्राइस। तो प्राइस कितनी है? वो क्वेश्चन में उससे क्या है, करंट प्राइस टर्म्स में है। तो प्राइस दूंगा 70 की। मुझे इन्फ्लेट करना है, तो इन्फ्लेशन कितनी होगी? तो प्राइस में इन्फ्लेशन थी 4.5% की ना, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.045 के साथ, तो ईयर 1 टर्म्स में प्राइस बन जाएगी। ऐसा ही है ना? क्यों अहमद? क्यों अब्दुल राफी? ऐसा ही होगा ना? सर इसकी पावर भी लेंगे ना? हाँ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं पावर ले लूं, क्योंकि करंट प्राइस टर्म्स में तो पावर ले लूं। हर साल प्राइस सेम है, इन्फ्लेशन सेम है, तो ड्रैग कर लूं। या दूसरा ये है कि ईयर 1 में तो यही फॉर्मूला लगाऊं, ईयर 2 में प्रीवियस ईयर में करता जाऊं। दोनों तरीकों से ठीक है। मैं आपको दोनों तरीकों से लिख देता हूं। तो एक तरीका यह है कि मैं पावर ईयर लेना शुरू करूं। ये प्राइस आ गई। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं ईयर 4 तक कॉपी पेस्ट करूंगा, तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी। ये मैं जरा 2 डेसिमल प्लेस तक कर देता हूं। ठीक है, यहां मैंने क्या यूज की? प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 + रेट ऑफ इन्फ्लेशन की पावर n। और मैं प्रीवियस ईयर वाला भी यूज कर सकता हूँ फॉर्मूला, लेकिन वो कैसे लगेगा? इक्वल 70 मल्टीप्लाई बाय 1.045, एक दफा ईयर 1 में इंफ्लेट करूं, जबकि ईयर 2 की प्राइस कैसे लूं मैं? कि प्रीवियस ईयर की प्राइस में बस एक दफा इंफ्लेट कर दूं। जब भी मुझे प्रीवियस ईयर को इंफ्लेट करना है, तो फिर पावर यूज नहीं करनी। तो आप देखोगे, इससे भी आप देख सकते हो कि मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। सेम आ रहा है ना? नहीं अम्मा कुछ आप तो कहते मुझे भूख लगती तो है। आप जिससे मर्जी कर लो। नहीं कर रहे। ठीक है, फिर आप जिस मेथड से मर्जी कर लो। ठीक है, तो एक को मैं यहां हटा देता हूं। इसी तरह से बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मुझे कितनी थी वेरिएबल कॉस्ट? वो थी मेरा ख्याल है 45 की ना। अच्छा, ये भी करंट प्राइस टर्म्स में है, लेकिन इस पे इन्फ्लेशन है 3%, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.03 से। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में मैं मल्टीप्लाई बाय 1.03, और आगे इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो मेरे पास ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया। और फिक्स कॉस्ट को भी लिख लेता हूं मैं। फिक्स कॉस्ट उससे क्या कांस्टेंट है 10,000 पे, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज ही है। तो आपके सामने देखो मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा था ना, वो मैंने लिख लिया। क्यों? ये क्लियर है ये बात? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब मैं आऊंगा कैश फ्लोज पे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा, ऑल कैश फ्लोज आर इन $1000। ये लाजमी आपने बताना है पेपर में कि आप अपनी कैश फ्लो $1000 में बनाए। और अब हम बना लेंगे इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या आएगा? पहले तो सेल्स आ जाएंगे, इसमें से लेस आपने क्या करनी है?
वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेस आपने करना है जी फिक्स कॉस्ट। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद आपने लेना है इस पे टैक्स, फिर आएंगे आपके पास टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंस। इस क्वेश्चन में फिर आएगा आपके पास वर्किंग कैपिटल, और सबसे एंड पर आप लोगे इन्वेस्टमेंट। इन सबको मिला के आपके पास क्या बनना है, नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब मैंने रेजिडुअल वैल्यू नहीं लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं था। मतलब ये मॉक की क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है, मॉक की डिस्कशन अलग है। अच्छा, अब नेट कैश फ्लो के बाद आपने क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनपी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मेट। और फाइनल जो आंसर होता है उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हाईलाइट करते हैं, इसको पहले ही हाईलाइट करते हैं। तो आपके सामने देखो मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए पूरा पहले फॉर्मेट डिजाइन कर लिया। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। तो सेल्स से शुरू कर देते हैं। सेल्स रेवेन्यू कैसे लेना है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, है ना। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, इक्वल माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि मुझे आउटपुट प्रेजेंट करना है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट। जबकि फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, इक्वल माइनस और ये फिक्स कॉस्ट। और जब मैं इसका सम करूंगा तो मेरे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो बन जाएगा। मुझे आप सब जरा देख के ये बताइए कि आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये चार चीजें जो कैलकुलेट की और इससे पहले डेटा, ये सारा समझ आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं, क्वेश्चन तो नहीं? चलिए, अब मैं क्या करता हूं कि क्योंकि पैटर्न मेरा सेम है, डेटा मैंने लिखा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको ईयर 4 तक ड्रैग कर लूंगा, तो ये सारी कैलकुलेशन मेरी ईयर 4 तक आ जाएगी। ठीक है, ये ईयर 4 तक मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब आते हैं टैक्स के ऊपर। तो टैक्स कितना था क्वेश्चन में, तो टैक्स है 20%, और वो सेम ईयर में तो इक्वल माइनस ऑपरेटिंग कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे हम, तो ये 51.6 बनता है। और इसको भी मैं चारों सालों पर ड्रैग करूंगा तो चारों सालों का टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट इनपुट कर देता हूं, जो क्वेश्चन में है 500,000 की, तो -500। तब आपको टैक्स और इन्वेस्ट, टैक्स की समझ आ गई, इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ डेटा ही इनपुट करना है। चलिए, अब हम वर्किंग करते हैं। तो यहां पर मैं वर्किंग 1 रेफरेंस दूंगा, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस। बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं। तो टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस के लिए भी 0, 1, 2, 3 एंड 4।
तो टैक्स सेविंग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लेते हैं हम, उस पे हम 25% कैपिटल अलाउंस लेंगे, और फिर जब कैपिटल अलाउंस आ जाएंगे तो उस पर हमारे पास टैक्स सेविंग्स बन जाएंगे। तो ईयर 1 में तो ओपनिंग बैलेंस आएगा 500 का, है ना। कैपिटल अलाउंस का रेट है 25%, तो कितना होगा? इक्वल ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 25% का। कितना आ गया? ये 125 का। और ईयर 2 का कितना आएगा ओपनिंग बैलेंस? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 1 माइनस दी कैपिटल अलाउंस, ऐसा ही है ना? क्यों जी, ऐसा ही है ना? यस सर, ऐसे ही। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस के फॉर्मूला को लास्ट ईयर तक, जबकि कैपिटल अलाउंसेस के फॉर्मूला को सेकंड लास्ट ईयर तक लेके जाना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के फॉर्मूला को लास्ट तक, लेकिन कैपिटल अलाउंस के फॉर्मूला को लास्ट ईयर तक। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में फॉर्मूला होता है ओपनिंग बैलेंस माइनस रेजिडुअल वैल्यू का। अब इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू तो है कोई नहीं, तो जीरो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? कैपिटल अलाउंसेस। और जब कैपिटल अलाउंसेस निकाल लोगे तो इन्हीं कैपिटल अलाउंसेस को रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टैक्स सेविंग आ जाती है। तो ये आपके पास टैक्स सेविंग्स की जो आंसर वर्किंग है वो बन गई। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे आप ये बताइए कि आपको ये सारी समझ आ गई है? क्यों उसामा, समझ आ गया ये? अहमद, अब्दुल राफे, ये मोहसिन, समझ आ गया आपको? तो अब क्या करेंगे? जब हमने टैक्स सेविंग निकाली इसको ऊपर इनपुट कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी बार बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं प्रॉपर रेफरेंस करते वक्त। तो पेपर में ध्यान से रेफर करना है कि आपने सही सेल पे किया कि नहीं। जी, मैं रेजिडुअल वैल्यू का पॉइंट दोबारा बता देता हूं। लास्ट ईयर में, ईयर 4 है ना लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में कैपिटल अलाउंसेस निकलते हैं ओपनिंग बैलेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू तो जीरो थी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है ईयर 4 में? वो है 210.94, 210.94। तो जब मैंने माइनस किया तो आंसर वापस ये 210.94 ही आ गया। ठीक हो गया? अच्छा, हम ये टैक्स सेविंग ईयर 1 की भी ले गए ना, तो सिंपली हम उसको ड्रैग करेंगे तो ये सारी वर्किंग टैक्स सेविंग और कैपिटल अलाउंसेस की हमारे पास कैश फ्लो के फॉर्मेट में आ गई। और इसके बाद हम सेकंड वर्किंग करेंगे जो क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैसे होती है? एक तो इसमें भी 0, 1, 2, 3 एंड 4 चार साल आ जाएंगे। इसमें एक तो हमें लिखना है रिक्वायर्ड कितना है, और फिर बनानी हमने इसकी कैश फ्लो। तो क्वेश्चन के मुताबिक फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में वर्किंग कैपिटल चाहिए 80 का, 80,000 है ना, 80 का इतना ही है ना। जबकि ऑनवर्ड इसने इन्फ्लेट करना है किससे? 3% से, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1.03 के साथ, तो नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बन जाएगा
क्यों जी, ऐसे ही है। ये आ गया 82.4। अब इसी को ड्रैग कर लेते तो ईयर 4 तक का वर्किंग कैपिटल आ गया। और अब मुझे बनानी इसकी कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कैसे लेंगे, इक्वल ईयर 0 में, यानी पहले तो वर्किंग कैपिटल था नहीं, वो 0 ही आ जाएगा, माइनस जितना ईयर 1 में चाहिए। तो इस तरह से आप वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट किया करते हो। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, तो ये मेरे पास वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो बन गई सारे ईयर्स की, और इसको भी मैं इनपुट कर देता हूं। क्यों जी, आप सबको वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो भी समझ आ गई है, बल्कि मैं इसको भी वर्किंग कैपिटल वाला हिस्सा सामने रखता हूँ फॉर्मूला के साथ। समझ आ गया सबको ये? क्यों सामा जी, अली समझ आ गया कि नहीं? जी मोमिन, जी फर्क आपको समझ आ गया ना? जी जी, अब्दुल राफी, ये 80 गिवन था, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो, वर्किंग कैपिटल ये 80,000 का है, स्टार्ट में ये गिवन है क्वेश्चन। अच्छा, मैं बिल्कुल बता देता हूं। देखो, इन्फ्लेशन के फॉर्मूला में, इन्फ्लेशन में अगर आप डेटा ले रहे हो प्रीवियस ईयर का, आप प्रीवियस ईयर के डेटा को इन्फ्लेट कर रहे हो, तो आपको पावर की नहीं जरूरत, नो नीड फॉर पावर, फिर पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा ले रहे हो करंट प्राइस टर्म्स में या ईयर 1 टर्म्स वाला, तो फिर आपको इन्फ्लेट करते वक्त पावर भी यूज करनी है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, दूसरा भी ये सवाल आ रहा है, उसका आंसर भी देखो। देखो, आप देखो कि ईयर 4 के एंड तक मुझे टोटल वर्किंग कैपिटल चाहिए 87.42। तो जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है ना, आप ये नोटिस करो कि ईयर 4 के अंदर ये 87.42 आपका रिलीज भी हो रहा है, तो ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये खुद ही हो जाएगा, जो तरीका मैंने बताया ना उसमें ये रिलीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो और किसी का वर्किंग कैपिटल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो? आगे बढ़े फिर हम। लो जी, अब हमारी आप देख सकते हो कि कैश फ्लोज कंप्लीट हैं, तो सम करते हैं ताकि नेट कैश फ्लो बन जाए। ठीक है, इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ गई है, नेट कैश फ्लो आ गई ना, नेट कैश फ्लो।
और जब नेट कैश फ्लोज आ गई है तो इस पर अब क्या लेंगे, एनपीवी इक्वल एनपीवी ब्रैकेट ऑन, पहले अप्लाई करना है रेट जो कि 13% है क्वेश्चन में, कॉमा, फिर ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक की कैश फ्लो प्लस ईयर 0, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, काइंडली इसके बाद वर्किंग कैपिटल की ज़रा फॉर्मूलाज दिखा दीजिएगा एक दफ़ा प्लीज़। मैं अभी दिखा देता हूँ, मिलते हैं, साथ साथ पूछ लिया करो, मैं तभी वेट कर रहा था, मैं पहले बता देता हूँ आपको। नहीं नहीं, रेजिडुअल वैल्यू का वर्किंग कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू अगर होगी तो वो कैपिटल अलाउंसेस की कैलकुलेशन में आती है, वर्किंग कैपिटल से तो कोई ताल्लुक नहीं है रेजिडुअल वैल्यू का। रेजिडुअल वैल्यू होती है मशीन की, और जबकि वर्किंग कैपिटल जो है वो तो आपके करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट के साथ ताल्लुक है, नॉन करंट एसेट के साथ ताल्लुक है, वर्किंग कैपिटल के साथ नहीं। तो आपकी जो एनपीवी बनती है वो 140.64 की बनती है। ये आप जरा एक दफा वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो देख लो, कैश फ्लो में मसला आ रहा है यहाँ, ये जो रिक्वायर्ड एस्टिमेट किया उसमें। सर ये कैश फ्लोज में ही मैं बस देख रहा था कि फार्मूला की वर्किंग कैसे हुई है, ताकि यस, जी शहरियार, आप देखो किट का या एग्जामिनर आंसर का ओरिजिनल एग्जाम से देखो फर्क देखो। शहरियार, अब जो आपकी किट होती है या ये जो पास पेपर होता है ना, ये मैनुअल फॉर्म में पब्लिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, अब मैनुअली अगर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर अगर एग्जामिनर फॉर्मूला लगाना शुरू कर देगा तो आपको तो आंसर में नजर ही नहीं आएगा, है ना, ऐसा ही है ना। तो आप मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका प्रिंट ले लूं, मैं यहां से ना, ये कैश फ्लोज बनी है ना मेरी, मैं हाईलाइट करता हूं, ये कैश फ्लोज बनी है ना, मैं आपको आपको इसका सजेस्टेड आंसर चाहिए, मैं इसका इस हिस्से का आपको प्रिंट लेके बता दूं, तो आपको तो ये पता ही नहीं लगना ये सेल्स कैसे कैलकुलेट हुई है, ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई, ये एनपीवी कैसे बन गई, आपको तो ये पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पीछे जो सारी वर्किंग हुई वो तो एक्सेल में हुई है। इसलिए एग्जामिनर का जो सजेस्टेड आंसर है उसमें उसने ऐसा नहीं किया होता, बल्कि हर एक चीज को ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है, क्योंकि वो प्रिंटेड फॉर्म में, वो मैनुअल फॉर्म में। ठीक है, इसलिए उसने डिस्काउंट फैक्टर्स भी यूज किए होते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज भी निकाली होती हैं, तो उसने इसीलिए ये सारा कुछ किया होता है, आपको जरूरत नहीं है पेपर में। ठीक है, क्यों जी, वर्किंग कैपिटल का भी मसला समझ आ गया था, कोई सवाल तो नहीं। अच्छा, अब आते हैं इसकी सेकंड पार्ट के ऊपर, क्योंकि उसने कहा था सिर्फ एनपीवी नहीं निकालनी बल्कि क्या करो, मुझे कमेंट भी करो। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, तो अगर मैं वन लाइन कमेंट कर दूंगा कि एज द एनपीवी इज पॉजिटिव सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, है ना, मैं अगर ये बात लिख दूंगा या सिर्फ इतनी बात लिख दूंगा तो क्या होगा, मुझे इसका 1 मार्क मिलेगा, 2 तो नहीं मिलेंगे ना। अच्छा, एक कमेंट करने के 1 मार्क होता है, तो इसका मतलब है मुझे कोई और आर्गुमेंट भी बिल्ड करना है, 2 मार्क्स देने के लिए एक और आर्गुमेंट बिल्ड करना है। तो सिंपली ये लिख देना कि एनपीवी चूंकि पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, इसकी 2 मार्क्स होने की वजह से ये काफी नहीं है। तो क्या करूं मैं, कुछ कोई एक आधा ऐसा पॉइंट बताओ, मैं क्या करूं मैं।
क्यों जी, क्या करूं मैं? को और कोई पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन में? को और कोई पॉइंट बन सकता है जिसको मैं लिखूं? तो अब मैं आपको समझाता हूं क्या पॉइंट बन सकता है। देखो, ये जो आपने एनपीवी निकाली है, ये तो आपने एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे निकाली हुई है ना? नहीं नहीं मोमिन, वो तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करता है, वो एक ही पॉइंट है, ये कोई सेपरेट पॉइंट नहीं है। ठीक है, और याद रखो वर्ड डिस्कस नहीं था। अगर डिस्कशन होती तो इसी पॉइंट को इलेबोरेट करता। जो आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ कह रहे हो, वो इसी पॉइंट की फर्दर इलेबोरेशन है। वो फिर 2 मार्क्स होते हैं। कमेंट है तो एक रेलिवेंट पॉइंट का 1 मार्क, वो एक रेलिवेंट पॉइंट हो चुका हुआ है। मुझे कुछ नई बात करनी है दूसरे पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये जो मैंने निकाली है एनपीवी, एक्सपेक्टेड यूनिट्स पर निकाली हुई है, जबकि क्वेश्चन में 30% चांस ये भी तो था कि आपके यूनिट्स में वो 5000 होंगे। है ना? इसका मतलब यह है कि 30% चांस ये है कि जो आपने एनपीवी निकाली, आपकी एक्चुअल एनपीवी 30% चांस है कि इससे कम होगी। क्योंकि यहां तो आपकी जो एनपीवी निकली है वो तो 8500 यूनिट के हिसाब से निकली हुई है ना, 5000 यूनिट के हिसाब से तो नहीं निकली हुई। तो ये भी तो एक पॉइंट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, हाउएवर द एक्सपेक्टेड, या मैं दिस इज एन एक्सपेक्टेड एनपीवी। ये जो ऊपर मैंने एनपीवी निकाली है, एक्सपेक्टेड एनपीवी है। देयर इज ए चांस दैट द सेल्स वॉल्यूम विल बी लेस, एंड सो एनपीवी, बल्कि चांस कितना है वो भी लिखता हूं, 30% लिखता हूं, एंड सो एनपीवी विल बी लेस देन दैट। तो उसकी वजह से क्या होगा? क्योंकि आपका सेल्स वॉल्यूम कम होगा तो आपकी एनपीवी भी जो आपने एस्टिमेट किए उससे कम होगी। तो ये भी तो एक पॉइंट बनता है ना, ये भी तो एक कमेंट बनता है ना। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कमेंट मांगा हुआ, डिस्कशन नहीं मांगी। तो आपका ये पॉइंट भी बनेगा। ठीक है, एक आपका पॉइंट ये भी बनेगा। ठीक है, तो अब आपके 2 मार्क्स। तो आपकी स्ट्रेटेजी देखो, अगर उससे कमेंट मांगा है तो कमेंट में एक रेलिवेंट पॉइंट का 1 मार्क अवेलेबल था, तो मुझे यहां पे 2 रेलिवेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके तो फिर लिखना था, फिर ये कंप्लीट होगा। समझ आ गया कि नहीं? क्यों जी, समझ आ गया है यहां तक? कोई सवाल? अच्छा जी, तो अब चलते हैं जनाब, को मैं क्लियर कर दूं। अब चलते हैं जनाब इसके डिस्कसिव पार्ट के ऊपर। ठीक है, उसको भी मैं यहीं पे कर देता हूं, ताकि जब मैं आपके साथ फाइल शेयर करूं तो आपके पास इसका आंसर भी अवेलेबल है। तो बी रिक्वायरमेंट क्या थी? उसने कहा मुझे 4 टेक्निक्स बताओ। किसकी? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो 4 टेक्निक्स आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी 4 टेक्निक्स आप लिखोगे? तो जी कौन कौन सी 4 टेक्निक्स होती हैं?
बिल्कुल ठीक है, सिमुलेशन होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी रिक्वायरमेंट है, जिसमें 4 टेक्निक्स कौन कौन सी है? एक तो है सिमुलेशन, ठीक है, और कौन सी टेक्निक है? बिल्कुल, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड रेट की। सेंसिटिविटी और कौन सी एनालिसिस है, टेक्निक? हम्म, सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, बिल्कुल ठीक है। एक रह गई, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो बता दो यार, जो इस क्वेश्चन में यूज भी हुई है। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया पहले, तो जो क्वेश्चन के अंदर उसने 4 टेक्निक्स मांगी थी, मैंने पहले उसको लिखा है। इमरान ने जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है ना, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेक्निक है। ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेक्निक है, वो कोई सेपरेट टेक्निक नहीं। तो अब क्या करेंगे, इनको बारी बारी एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये सर बिल्कुल देखो नॉर्मल स्पेस क्वेश्चन है। जी जी, सर इसमें हमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना चाहिए ताकि पता तो बिल्कुल होना नहीं कर उसका कि। सकते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सवाल क्या है देखो, सवाल उसने कहा कि मुझे 4 क्या डिस्कस करना है, फोकस करना है रिक्वायरमेंट में। पूछा क्या है? पूछा उसने मुझे 4 टेक्निक्स बताओ बस। तो मेरा आंसर डायरेक्टली टेक्निक्स क्या के उसके ऊपर होगा। मुझे ये हम्म। बताने की जरूरत नहीं कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता क्या है। जी सर। समझ आ गया बात? तो जी जी आप, जी सर। सवाल पूछा गया, यू नीड टू स्टिक विद द रिक्वायरमेंट। ओके सर। समझ आ गया? उससे उसको उसको पता है रिस्क क्या होता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होता है। वो कहता है मुझे बताओ मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो बारी बारी क्या करेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिमुलेशन से शुरू करते हैं। तो सिमुलेशन के बारे में क्या होगा? क्यों जी, सिमुलेशन में क्या होगा ये? अच्छा अहमद, अब ये देखो, ये मॉक का नहीं, ये दिसंबर 24 का रियल एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिमुलेशन क्या है? इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक। ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है। क्या होता है इसमें? इन विच मोर देन वन वेरिएबल चेंजेस एट ए टाइम। एक टाइम के ऊपर एक से ज्यादा वेरिएबल हम चेंज करते हैं, है ना? एंड इट विल टेल अस अबाउट द आउटकम इन डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी क्या आउटकम होगी वो मैं बताता है। क्योंकि यही होते हैं ना सिमुलेशन, तो यही है ना सिमुलेशन। तो मैं आपके लिए कैसे कर सकता हूं? अच्छा, दूसरी टेक्निक डिस्कस करते हैं मैं, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये क्या होता है जी? क्यों जी, ये क्या होता है? तो इस टेक्निक में क्या करें, द डिस्काउंट, बल्कि इस तरह से लिखता हूं, द प्रोजेक्ट a company is undertaking
may carries different risk than the company. है ना? तो क्या होगा? A risk, so a discount rate can be adjusted to account for the risk. इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए ना वो कैपएम और एमएम का जिक्र कर देता हूं मैं, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं वी कैन यूज कैपएम एंड एमएम मॉडल टू एस्टिमेट रिस्क एडजस्टेड रेट। हम कैपएम और एमएम का मॉडल यूज करेंगे रिस्क एडजस्टेड रेट निकालने के लिए, ठीक है? तो मैंने साथ रेफरेंस दे दिया कि ये काम होगा कैसे, ठीक है? अब इसी तरीके से सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी करते हैं। तो क्या होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस? तो ये एक टेक्निक है। इन दिस we evaluate one variable at a time। हमारी वैल्यूएशन क्या होती है? वन वेरिएबल एट अ टाइम की। एंड वी असेस, क्या असेस करते हैं? दैट हाउ मच ए स्पेसिफिक वेरिएबल कैन चेंज टू रिजल्ट इन चेंज इन डिसीजन, कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाए। और डिसीजन का मतलब होता है दैट इज फ्रॉम एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट टू रिजेक्ट, कि हम जो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का सोच रहे थे, हम क्या करें? उस प्रोजेक्ट को उल्टा रिजेक्ट करते हैं। तो यही टेक्निक होती है ना। जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? कि when there are different possible outcomes, जब हमारे पास क्या होती है? डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होती हैं along with the probabilities, then क्या करते हैं हम? Then we can take the weighted average of the outcomes, और इसको क्या बोलते हैं? नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? स्वामी, वो कैपएम एमएम मॉडल से नहीं रिस्क एडजस्ट होता। कैपएम एंड एमएम दोनों ने मिलके मॉडल दिया हुआ है। कैपएम मॉडल फर्क है, एमएम मॉडल फर्क है, और फिर एक तीसरा मॉडल है कैपएम और एमएम तीनों का कंबाइन। तो वो जो बीटा की एडजस्टमेंट आपने देखी ना, जो बीटा एसिड को आप एडजस्ट करते हो, वो जो मॉडल में था,
वो कैपएम एंड एमएम का मॉडल है, कंबाइंड मॉडल है, मैं उसका बात कर रहा हूं। तो वो जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालते हैं वो उसी में से तो है। ठीक है जी, तो ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी लिख ली। तो आप देखो ये आपका आंसर हो गया ना आंसर। तो पहले 4 पॉइंट्स बनाए हैं, फिर बारी बारी उन पॉइंट्स को मैं आंसर करता चला गया, राइट।